अमरजीत नाम का लड़का पैसे कमाने की चाहत और अच्छे फ्यूचर को देखते हुए लंदन जाता है। वहां पर अपना बिजनेस शुरू करता है और इसके बाद एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम नैन्सी है उससे शादी करता है। नैन्सी इतनी खूबसूरत थी कि अमरजीत को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और दोनों की जब शादी होती है तो 2 बच्चे होते हैं। एक दिन नैन्सी अपने भाई ओमकार को फोन करती है और बताती है कि कल यानी पिछले दिन अमरजीत ऑफिस गए थे पर लौट कर नहीं आए, जिसके बाद नैन्सी तो परेशान थी ही, उसका भाई भी परेशान हो जाता है। ऑफिस में फोन करने पर पता चलता है कि अमरजीत किसी जरूरी काम से नीदरलैंड गए हैं, पर नैन्सी हैरान इसलिए है क्योंकि नीदरलैंड जाने के लिए अमरजीत को पासपोर्ट की जरूरत थी जो उसके पास नहीं था, बल्कि वो एम्बेसी में जमा हुआ था। ठीक अगले दिन ओमकार अपनी बहन नैन्सी को फोन करता है यह पता करने के लिए कि जीजाजी वापस आए या नहीं, पर जब वो फोन करता है तो नैन्सी का फोन भी स्विच्ड ऑफ आता है। अब ओमकार को टेंशन हो जाती है और ओमकार सीधा पैकिंग करके लंदन पहुंच जाता है। ओमकार दरअसल न्यूजीलैंड में रहता था। पूरे का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। ना नैन्सी का पता था, ना अमरजीत का, ना उनके 2 बच्चों का, और ना ही अमरजीत की सास का जो घर पर रहा करती थी। जय हिंद। अमरजीत चौहान नाम का लड़का पैसा कमाने की चाह में ब्रिटेन जाता है। जब वो ब्रिटेन गया था तो शुरुआत में उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर धीरे धीरे उसने पैसा जमा करना शुरू किया। उसने शुरुआत में छोटे मोटे काम किए, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और इसी बिजनेस के तहत उसने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था सिबा फ्रेट सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी अब अच्छा काम कर रही थी, उसने अपने पास एम्प्लॉय भी रख लिए थे। यह कंपनी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के काफी नजदीक थी। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं था। इस बीच अमरजीत ने शादी करने की सोची। वो लड़की तलाश ही कर रहा था कि उसे नैन्सी नजर आई। नैन्सी पंजाब ओरिजिन की लड़की थी जो कि लंदन में रहा करती थी। नैन्सी को देखा तो पहली बार में ही अमरजीत को प्यार हो गया। उसके बाद बात आगे बढ़ी, दोनों परिवारों तक बात पहुंची और बहुत जल्द एक्सेप्टेंस दोनों ही परिवारों में हो गई। उसके बाद अमरजीत और नैन्सी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों एक खुशहाल परिवार की तरह इकट्ठे रहने लग जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों के 2 बच्चे होते हैं। अब 2 बच्चे और अमरजीत और नैन्सी इकट्ठे एक घर में रहा करते थे। अब जो छोटा बच्चा था वो 2 महीने का था, इसलिए नैन्सी ने अपनी मां चरणजीत कौर को भी वहीं पर बुला लिया था। अब ये टोटल 5 सदस्य परिवार में रहा करते थे और सभी एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। नैन्सी अक्सर अपने भाई ओमकार से फोन पे बातें किया करती थी। ओमकार वर्मा दरअसल न्यूजीलैंड में रहा करता था, अक्सर वो लंदन नहीं आ पाता था, इसी वजह से वो फोन पर अपनी बहन से कांटेक्ट में रहता था। भाई बहन नॉर्मली फोन पर बातें करते, पर अचानक 14 फरवरी का दिन जो कि वैलेंटाइन डे का दिन होता है, उस दिन नैन्सी अपने भाई ओमकार को फोन करती है और जब ये फोन ओमकार को जाता है तो वो हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है। ओमकार को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। नैन्सी बताती है कि अमरजीत कल दफ्तर काम पर गए थे पर उसके बाद वो घर लौटकर नहीं आए। ये सुनकर ओमकार भी टेंशन में आ जाता है और वो उसको कहता है कि अभी पेशेंस रखो, क्या पता वो किसी जरूरी काम से गए हों। जब नैन्सी ने दफ्तर में फोन किया तो पता लगा कि वो नेदरलैंड काम से गए हैं, पर थोड़ी देर बाद नैन्सी को याद आता है कि नेदरलैंड वो नहीं जा सकते क्योंकि अमरजीत का पासपोर्ट वो उन्होंने दिया हुआ था किसी काम के लिए और पासपोर्ट ना होने की वजह से वो नेदरलैंड नहीं जा सकते थे। अब इतने में जब ऑफिस वालों से बात हुई, थोड़ा सा चैन नैन्सी को पड़ा था, पर एक वॉइस मेल आता है नैन्सी को। उस वॉइस मेल में अमरजीत उससे कहता है कि मैं किसी जरूरी काम से नेदरलैंड गया हूं, तुम चिंता मत करो, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब नैन्सी को सुख का सांस मिल गया था क्योंकि अब अमरजीत ने अपने बारे में इत्तला कर दी थी। पर एक अजीब चीज जो हुई थी वो ये थी कि अमरजीत ने ये मैसेज इंग्लिश में किया था जो कि अक्सर वो पंजाबी में किया करता था। इसलिए नैन्सी हैरान भी थी, पर किसी वजह से उसने सोचा कि शायद जल्दबाजी की वजह से अमरजीत ने ये मैसेज इंग्लिश में कर दिया होगा, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब 14 फरवरी के बाद आता है 15 फरवरी का दिन। अब एक दिन पूरा बीत चुका है, यानी 24 घंटे हो चुके हैं। ओमकार को टेंशन थी, इसलिए ओमकार अपनी बहन नैन्सी को फोन करता है। अब जब वो नैन्सी को फोन करता है तो फोन बंद आ रहा है।
कंपनी के एम्प्लॉय भी नैन्सी को फोन कर रहे थे क्योंकि एक जरूरी काम था, पर फोन बंद था। लगातार कॉल्स आ रही थी, पर फोन बंद होने के कारण किसी को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद जो शिवा कंपनी है, जो अमरजीत की कंपनी है, उसके एम्प्लॉय सीधा पुलिस को कॉल करते हैं और सारी कहानी बताते हैं। अब जैसे ही कंपनी वाले पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है। इस बीच एक व्यक्ति, एक अजनबी व्यक्ति, वो दफ्तर में पहुंचता है, शिवा कंपनी के दफ्तर यानी अमरजीत की कंपनी में पहुंचता है और वो एक लेटर दिखाता है। उस लेटर में अमरजीत ने लिखा था कि मैं अब लंदन में रहते रहते ऊब गया हूं, इसलिए मैं लंदन छोड़कर भारत वापस जा रहा हूं। उसमें यह भी लिखा था कि मैंने अब अपनी कंपनी इस व्यक्ति को बेच दी है, इसलिए अब नए मालिक यही होंगे और यही कंपनी का सारा कामकाज देखेंगे। उसमें हर जगह अमरजीत के साइन थे। जब पुलिस ने साइन मैच किए तो बिल्कुल असली साइन निकले। अब पुलिस जब जांच करवाती है तो हर चीज बिल्कुल सही पाई जाती है। अब ये जो नया व्यक्ति जिसका नाम केनेथ था, वो कंपनी का मालिक बन जाता है, वो चार्ज ले लेता है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक तरफ चल रही है, कंपनी का नया मालिक आ चुका है, वो भी कंपनी का चार्ज ले चुका है। 6 हफ्ते ऐसे करते करते बीत जाते हैं। अब एक रिपोर्ट एक दिन अखबार में छपती है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि अमरजीत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, कंपनी में उनको काफी नुकसान हो रहा था, जिस वजह से वो काफी समय से कंपनी बेचकर लंदन छोड़कर भारत वापस जाना चाहते थे। उनको जब मौका मिला तो वो वापस चले गए। अब ओमकार इतने में लंदन पहुंच जाता है। ओमकार को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि अमरजीत वापस चला गया होगा। ओमकार पुलिस को इंसिस्ट करता है कि आप इस मामले में आगे जांच कीजिए, पर पुलिस इतनी ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थी। पुलिस को भी लग रहा था कि शायद अमरजीत वापस चला गया है। अब पुलिस अमरजीत के घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है तो वहां पर जो तस्वीर नजर आती है वो काफी हैरान करने वाली थी। वहां पर नजर आता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, खाना टेबल पर रखा हुआ है, इसके साथ ही एक टेबल पर गुटका साहिब, जो कि सिखों के लिए पवित्र ग्रंथ की तरह होता है, वो रखे हुए हैं, और साथ में बेड पर बच्चों के कपड़े पड़े हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई देश छोड़कर जाना हो तो इस तरह से वो अपने घर को छोड़कर नहीं जाएगा, वो सारा सामान समेटेगा और सामान लेकर जाएगा। पर ये जो तस्वीर थी, ये देखकर पुलिस को भी समझ आ गया कि कुछ अनहोनी ही हुई है इस परिवार के साथ। अब पुलिस को जानकारी मिलती है कि लंदन में रह रहे जो उनके रिश्तेदार थे, अमरजीत के जो रिश्तेदार थे, उनको फ्रांस से एक लेटर आया है अमरजीत का। उस लेटर में लिखा है कि मैं काफी समय से लंदन में रह रहा हूं, मेरा दिल नहीं लग रहा है, जिस वजह से मैं भारत जा रहा हूं, और अगर आपको मेरी याद आए तो मैं आपको जरूर भविष्य में कांटेक्ट करूंगा, मगर फिलहाल आप मेरी चिंता ना करना। अब जो अमरजीत ने लेटर अपने लंदन में रह रहे रिश्तेदारों को लिखा था, उस लेटर में भी एक अजीब सी बात थी। वो अजीब बात यह थी कि अमरजीत अक्सर अपने हाथ से लेटर लिखा करता था, पर इस बार यह लेटर कंप्यूटर द्वारा टाइप किया गया था, जिसे देखकर ना सिर्फ ओमकार हैरान था, बल्कि रिश्तेदार खुद जो उसे पढ़ रहे थे वो भी हैरान थे। अब जांच पुलिस की आगे बढ़ रही है और तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है। पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा था। फाइनली ओमकार पुलिस को इंसिस्ट करता है कि इस केस में बहुत बड़ा रहस्य है, इसलिए पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। 21 मार्च को पुलिस केस स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप को सौंप देती है। स्कॉटलैंड यार्ड सीरियस क्राइम ग्रुप अक्सर ऐसे गंभीर केसेस की जांच किया करता था, सीरियस क्राइम्स की जांच किया करता था, जिनका कोई अता पता A to Z नहीं लगता था। तो ऐसे केसों को ट्रेस करने के लिए सीरियस क्राइम ग्रुप को दिया करते थे, क्योंकि फोरेंसिक से लेकर हर तरह की टेक्नोलॉजी इस ग्रुप के, इस यूनिट के पास थी। अब 2 महीने बीत गए। नए जो मालिक हैं वो कंपनी में एंट्री कर चुके थे और वो रोज का कामकाज चलाना शुरू कर चुके थे। पुलिस भारत में अमरजीत का पता करती है। वो इंडियन एजेंसी से संपर्क करती है और कहती है कि हमें अमरजीत के बारे में बताया जाए, पर जब उसके घर पर कांटेक्ट किया जाता है तो पता लगता है कि अमरजीत तो यहां पर कभी पहुंचा ही नहीं। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अप्रैल का महीना आता है, साल है 2003। समुद्र के किनारे एक लाश पुलिस को मिलती है। अब जब यह लाश मिलती है तो इसके बारे में जांच शुरू हो जाती है कि ये आखिर किसकी लाश थी। पता लगता है कि ये लाश अमरजीत चौहान की थी। अब जैसे ही ये पता लगता है, उसके बाद केस पूरी तरह से बदल जाता है, उसका एंगल ही जांच का बदल जाता है। सैकड़ों पुलिसकर्मी डिप्यूट किए जाते हैं और पुलिस किसी भी तरह से इस केस को अब सॉल्व करना चाहती थी।
कंपनी के नए मालिक केनेथ रीगन पर पुलिस को शक होता है, क्योंकि अचानक से वो अमरजीत के डिसअपियर होने के बाद, लापता होने के बाद, वो अगले दिन कंपनी में दाखिल हुआ था और उसने दावा किया था कि अमरजीत मुझे कंपनी बेचकर चले गए हैं। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो यह पता चलता है कि केनेथ रीगन नाम का यह शख्स कोई आम आदमी नहीं है। ये पहले ड्रग डीलर भी रह चुका है, ये फेक पासपोर्ट का धंधा भी चला चुका है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे काम भी कर चुका है और 1998 में 30 किलोग्राम हेरोइन इससे बरामद की गई थी, जिसके बाद इसे जेल भी जाना पड़ा था। पुलिस को अपनी जांच में पता लगता है कि केनेथ रीगन ने उस जमाने में लंदन में, अकेले लंदन में 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बेची थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी मात्रा थी। उसके बाद केनेथ रीगन को अदालत ने 20 साल की जेल की और वो सजा भुगतने जेल चला गया। केनेथ रीगन का जेल में रवैया अच्छा था। भारत में जो लोग पुलिस की मदद केसेस को सॉल्व करने में करते हैं, चाहे उनकी क्रिमिनल कल्पेबिलिटी हो भी, तो उनको अप्रूवर बना लिया जाता है और उन्हें कम सजा दी जाती है। ऐसे ही वहां पर अप्रूवर बनते हुए केनेथ रीगन ने पुलिस की कई केसेस में हेल्प की। पहले केस में हेल्प की तो 8 साल सजा कम हो गई, सजा हो गई 12 साल। फिर उसने कुछ और केसेस में हेल्प करने की जो है अपनी इच्छा जाहिर की और अदालत ने उसे अप्रूव भी किया, पुलिस ने अप्रूव किया। उसके बाद फाइनली 20 साल की जेल हुई थी और वो 3 साल की जेल काटकर बाहर निकल आता है। केनेथ जेल से बाहर आया तो उसके बाद ना तो कोई जॉब थी, ना ही पैसा था। अब वो करे तो क्या करे? अब वो जॉब ढूंढने लगता है और इसके बारे में अमरजीत को पता लग जाता है। अमरजीत चौहान दया दिखाते हैं, उनको पता लगता है कि इसके पास जॉब भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और उसके बाद वो उसे अपनी कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी दे देते हैं। तो ये पूरी केनेथ की कहानी थी और पुलिस उस पर सूक्ष्मता से जांच कर रही थी। इस बीच पुलिस केनेथ को गिरफ्तार कर लेती है। शुरुआत में केनेथ रीगन कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि मुझे अमरजीत के बारे में कुछ नहीं पता। अब ये गिरफ्तारी क्यों होती है? गिरफ्तारी होती है 9 अप्रैल 2003 को पुलिस को एक फोन आने के बाद। एक महिला का फोन पुलिस को आता है और उस फोन में कई ऐसी जानकारियां दी जाती हैं जिससे पुलिस को पूरा शक नहीं बल्कि यकीन हो जाता है कि केनेथ रीगन का बड़ा हाथ है इस पूरी डिसअपीयरेंस के केस में। पुलिस फिर पूछताछ करती है स्ट्रिक्टली और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और सख्ताई से जब पूछताछ होती है तब कई खुलासे केनेथ रीगन करता है। केनेथ रीगन बताता है कि जब डिलीवरी बॉय के तौर पर वो काम करता था तो उसे पता चला कि अमरजीत अपना ये बिजनेस, पूरी कंपनी बेचकर लंदन छोड़कर वापस इंडिया जाना चाहते हैं। उसे जब ये पता चलता है तो वो एक रास्ता निकालता है और वो अमरजीत को कहता है कि मेरे पास एक ऐसा कस्टमर है, एक ऐसा ग्राहक है जो आपकी कंपनी खरीद सकता है, पर उसके लिए आपको उनसे मिलना पड़ेगा और मिलने के लिए मेरे घर आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ऐसी शर्त है कि आप मेरे घर पर ही मुलाकात करेंगे। अमरजीत चौहान इसके लिए तैयार हो जाता है और वो केनेथ रीगन के घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही केनेथ रीगन के घर अमरजीत पहुंचते हैं तो वहां पर उनको किडनैप कर लिया जाता है, मारा पीटा जाता है और जबरदस्ती उनसे कई पेपर्स पर दस्तखत करवाए जाते हैं। इसी बीच कंपनी के ओनरशिप ट्रांसफर के पेपर्स भी साइन करवा लिए जाते हैं और अमरजीत को कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी को वॉइस मेल करे ताकि उसकी पत्नी को कोई शक ना हो। उस वॉइस मेल में कहा गया था कि मैं अपनी मर्जी से बिजनेस के सिलसिले में नेदरलैंड्स जा रहा हूं। शुरुआत में केनेथ का प्लान था कि सिर्फ अमरजीत को मारकर उसके बिजनेस पर कब्जा कर लेंगे, पर बाद में उसे लगा कि अगर उसकी पत्नी, बच्चे और परिवार जिंदा रहा तो भी उसके लिए ये बिजनेस चलाना आसान नहीं होगा। इसलिए वो अगले दिन नैन्सी और उसके साथ ही उसके बेटे रविंदर और देविंदर और साथ में उसकी मदर इन लॉ चरणजीत कौर को भी कत्ल कर देता है। पुलिस केनेथ रीगन के दोस्त विलियम और पीटर की तलाश कर रही थी, पर दोनों इंग्लैंड से भाग चुके थे और जर्मनी में चले गए थे, पर फिर भी वो कानून के हाथ से नहीं बच सके और जर्मनी में अरेस्ट हो जाते हैं। अब पुलिस एक बार फिर से जब अमरजीत के घर में माइन्यूटली देखने पहुंची तो वहां पर उसको अमरजीत के खून की एक बूंद मिलती है, तो उसको समझ आ जाता है कि अमरजीत का मर्डर ही किया गया था। अब नवंबर 2004 को 5 लोगों के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है और फाइनली अप्रैल 2005 को केनेथ और उसके साथी को उम्र कैद की सजा हो जाती है और पीटर को 23 साल की जेल हो जाती है। अप्रैल में अमरजीत और जुलाई में नैन्सी की लाश भी मिल जाती है, क्योंकि वो लाश मछुआरे जब समुद्र में थे तो उनके जाल में फंस जाती है। और नवंबर 2003 को चरणजीत की लाश भी मिल जाती है जो कि अमरजीत की मदर इन लॉ थी, पर बच्चों की लाश आज तक नहीं मिल पाई है। अब एक बार फिर से मैं आपको वापस लेकर चलता हूं जो वो पुलिस को कॉल आया था। वो कॉल किसका था? वो कॉल था बेलिंडा ब्रेविन का, जो कि गर्लफ्रेंड थी केनेथ की और उसने कुछ ऐसा देखा था जो वो पुलिस को बताना चाहती थी।
बेलिंडा ने देखा था कि उसके फार्म हाउस पर केनेथ ने कुछ खुदाई करवाई थी और जब उसने देखा कि वो खोद कर वहां से कुछ अस्थि कंकाल लेकर जा रहे हैं तो वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है, इसलिए उसने पुलिस को फोन किया था। और सच्चाई ये थी कि बेलिंडा के फार्म हाउस में जब वो वहां पर नहीं थी तो केनेथ ने कुछ लाशें, अमरजीत और उसके परिवार की लाशें वहां पर नीचे दफना दी थी, जिसके कुछ दिन बाद उसको लगा कि शायद बेलिंडा को भविष्य में शक हो सकता है, इसलिए उसने वो लाशें वहां से हटाकर समुद्र में फेंकने की सोची। पर जब वो ये कर रहा था तो बेलिंडा ने उसे देख लिया था। अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्राइम चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना ही कोई भी क्रिमिनल ये सोचे कि मैं पुलिस के चंगुल में नहीं फंसूंगा, पर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जय हिंद।